नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। रायपुर में कर्नाटक को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। एक तरफ खूब पैसा बांटा जा रहा है तो दूसरी तरफ जनता का प्यार है। सीएम ने कहा कि उम्मीद है कि भाजपा को 13 तारीख को सबक मिलेगा। कर्नाटक में बजरंगबली का आशीर्वाद किसको मिलेगा, ये पूछने पर सीएम ने कहा कि कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि बजरंगबली का गदा अत्याचारी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ही चलता है। वहीं सीएम ने कहा कि नारायणपुर में बीजेपी आदिवासियों को आदिवासियों से लड़ा रही है। इस पर कटाक्ष करते हुए सीएम ने कहा कि भाजपा के पास लड़ाने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। बस्तर के लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया है और जो लोग पलायन के लिए मजबूर है। हमने बस्तर की संस्कृति को संरक्षित करने का काम किया है। आदिवासियों की आय कैसे बढ़े, इसको लेकर काम कर रहे हैं। इससे बस्तर में अमन चैन लौट रहा है, शांति बहाल हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत खराब रहा। ये कश्मीर फाइल के लिए बोले कश्मीर फाइल देखा जाना चाहिए, तो मैं तो पत्रकारों के साथ गया था। अधिकारी हमारे पार्टी पदाधिकारी भी थे और हमारे जनप्रतिनिधि भी थे। भारतीय जनता पार्टी लोग नहीं आए। अभी मैंने कहा कि भाई ये जो केरल स्टोरी इसको रमन सिंह जी को पूरे परिवार को जरूर दिखाना चाहिए। पहले अपने घर को घर वालों को दिखा ले करोड़ की, तो फिर दिखा। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा का दौरा। सीएम और मंत्रियों के साथ बैठक को लेकर कुमारी सैलजा का बयान। चुनाव की रणनीति और सरकार के कामों को लेकर होगी चर्चा। विधायकों और पदाधिकारियों से चर्चा हो चुकी है। सत्ता और संगठन के बीच तालमेल को लेकर बोली कुमारी सैलजा। सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बना हुआ है। हमारा ध्यान शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर है। कुमारी सैलजा का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा रायपुर के दौरे पर है। सीएम और मंत्रियों के साथ बैठक को लेकर कुमारी सैलजा का बयान सामने आया है। विधायकों और पदाधिकारियों से चर्चा हो चुकी है। सत्ता और संगठन के बीच तालमेल को लेकर कुमारी सैलजा का बयान। कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा का दौरा। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बना हुआ है, ये कहना है कुमारी सैलजा का। कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा रायपुर के दौरे पर पहुंची है और आपको बता दें कि इस दौरान वो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं, मंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुमारी सैलजा रायपुर पहुंची हैं, जहां वो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के साथ मीटिंग कर रही हैं। कर्नाटक चुनाव आज आप देख ही रहे, सभी चैनल्स में जिस प्रकार से चल रहा है, ये तो चलेगा। लेकिन हमें विश्वास है कि कर्नाटक के लोग एक स्थिरता के लिए और एक अच्छी सरकार, बेहतरीन सरकार जो कि केवल कांग्रेस दे सकती है, कांग्रेस की ओर उनका रुझान है और कांग्रेस की सरकार वो बनाएंगे। आपने देखा, अब मैं क्या कहूँ, बड़े से बड़े इनके नेता, आला नेता तक कैसे राजनीति को वहाँ किस स्तर पर ले आए हैं। और इलेक्शन कमीशन से हमने बार बार ये सामने तथ्य उनके सामने रखे हैं, कैसे धर्म का वहाँ पर धर्म के नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है हाईएस्ट लेवल पर। लेकिन इन बातों पर नया ध्यान देते हुए हमारे नेताओं को टारगेट किया गया। वहीं कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा रायपुर के दौरे पर है। इस दौरान कुमारी सैलजा प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ 1-to-1 समीक्षा बैठक कर रही हैं।
एक एक करके सभी मंत्री कुमारी शैलजा से चर्चा कर रहे हैं। वहीं बैठक के बाद आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है। कवासी लखमा ने कहा कि बहुत दिनों के बाद हमारी प्रभारी समीक्षा बैठक ले रही हैं। आने वाले चुनाव की गतिविधियों के बारे में डिटेल से बातें हुई और सरकार के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। यह एक रूटीन समीक्षा बैठक है। वहीं कर्नाटक के चुनाव को लेकर मंत्री ने कहा कि कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट पॉजिटिव है। समीक्षा बैठक लिया है। आने वाला चुनाव के बारे में गतिविधि, सरकार के बारे में बहुत डिटेल बातें सभी मंत्री से हुआ है, मेरे से भी हुआ है। ये समीक्षा का रूटीन का मीटिंग है। रूटीन हमारे प्रभारी लोग समीक्षा करते हैं, कोई समीक्षा हुआ है। अभी कर्नाटक में आज कर्नाटक से मैं परसों आया हूँ, 12 दिन कर्नाटक में था। कर्नाटक के जनता के मूड पूरा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा से चर्चा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री ने शिव कुमार डहरिया ने बताया कि प्रभारी सभी मंत्रियों से चर्चा कर रही हैं। इसमें सरकार ने किस तरह से काम किया है उसके बारे में जानकारी ले रही है। शिव कुमार डहरिया ने बताया कि आने वाले समय में किस तरह से काम करना है उन्होंने निर्देश भी दिया है। यह एक रूटीन चर्चा होती है। पिछले प्रभारी बुनियादी थे, उन्होंने भी इसी तरह से चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि वे आने वाले समय में और बेहतर काम करेंगे। वहीं कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर पहुंचे, जिस पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने निशाना साधा। नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस की प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, वो फिर देख लेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूरा छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है, उसकी खबर लेने के लिए वो छत्तीसगढ़ पहुंची हैं। देखिए, वो तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है। वो कांग्रेस की प्रभारी है शैलजा जी, वो शायद फीडबैक लेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूरा छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार की आग में जो जल रहा है, शायद उसकी खबर लेने वो आई। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी आईटी सेल की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित। सुनील पिल्लई संयोजक, आदित्य कुरिल बने सह संयोजक, संदीप उपारकर को कार्यालय प्रभारी बनाया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री की सहमति से घोषणा। आईटी सेल के प्रदेश संयोजक सुनील पिल्लई ने की घोषणा। सुनील पिल्लई ने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित। सुनील पिल्लई संयोजक, आदित्य कुरिल बने सह संयोजक। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री के सहमति से हुई घोषणा। बीजेपी आईटी सेल की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित। सुनील पिल्लई संयोजक, आदित्य कुरिल बने सह संयोजक। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री की सहमति से हुई घोषणा। सुनील पिल्लई ने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश आईटी सेल के प्रभारी हैं, संयोजक हैं सुनील पिल्लई, और उन्होंने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है। वहीं नगरपालिका निगम के महापौर एजाज ढेबर ने ऑक्सीजोन खालसा स्कूल के पास बन रहे चौक का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे, राज्य लोक निर्माण विभाग, नगरपालिका
निगम और यातायात पुलिस के अधिकारियों समेत पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड के पार्षद ने महापौर एजाज ढेबर की मौजूदगी में निरीक्षण किया। वहीं महापौर ने राज्य लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारियों को सुझाव दिया और ऑक्सीजोन खालसा स्कूल के पास इस चौक की चौड़ाई 36 की जगह 24 करने और हाई मास्ट लाइट लगाने का सुझाव दिया। देखिए, रोटरी बनी है और मैंने पहले ही आशंका जाहिर की थी कि हो सकता है कि इसको पुलिस विभाग के द्वारा या फिर पुलिस उसके द्वारा यातायात के द्वारा मीटिंग में चर्चा हुई तो सबने इसको डिनाई किया कि भाई हम लोग को जानकारी में नहीं है, पीडब्ल्यूडी वाले बनाए। आज मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, पुलिस विभाग के सभी लोगों को मैंने यहाँ पर बुलाया जानकारी के लिए और फिर ये पाया गया कि चौक का बना है जो कि बहुत बड़ा है, उसको इसको छोटा किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर रात के समय बहुत मेला हो जाता है तो उसमें एक्सीडेंट, अभी 2 दिन पहले यहाँ बहुत गंभीर एक्सीडेंट हुआ। जो पत्थर लगा था वो ब्लैक पत्थर लगा था और उसमें किसी को दिखा नहीं और सीधा आगे वो चौक में गिरा, किसी का सर और भी फटा। तो ये एक्सीडेंट का बहुत बड़ा एक जगह बन गई है, तो इसलिए इसको जगह को छोटा करके इसमें हाई मास्क लगा दिया जा रहा है जिसमें आने जाने लोगों को परेशानी ना हो। वहीं शहर में लगे यूनिपोल मामले में पत्रकार वार्ता को लेकर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने आरोप लगाया कि महापौर ने 27 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप संबंधित एजेंसी पर लगाया है। उपरोक्त गड़बड़ी पर लंबे समय तक महापौर की चुप्पी उन्हें संदेह के दायरे में ला रही है। महापौर स्वयं मान रहे हैं कि निगम के अधिकारी भ्रष्ट हैं और वो पूरे प्रमाण के साथ आरोप लगा रहे होंगे, तो वे इस विषय में जांच समिति की नौटंकी छोड़कर सीधे तथ्यों के साथ संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करवा रहे। उन्होंने कहा, महापौर स्वयं घोटाला किंग है। डिवाइजर घोटाला, बूढ़ा तालाब फौवारा घोटाला, राउतपुरा फेज 2 घोटाला में महापौर मौन है। हमें संदेह है कि ईडी की कार्रवाई से घबराकर 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में संभावित संलिप्तता से जनता का ध्यान भटकाने की चाह में वो जांच का दिखावा कर रहे हैं। महापौर संदेह के दायरे में इसलिए भी आ रहे हैं कि स्मार्ट टॉयलेट और एसी बस स्टॉप बनाने की एवज में विज्ञापन एजेंसियों को यूनिपोल की अनुमति निर्धारित शुल्क के साथ दी गई थी। दोनों ही विषयों में आयुक्त ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग किया और महापौर एक विषय में आयुक्त को बरी कर रहे हैं और दूसरे विषय में आयुक्त पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि दोनों ही विषयों की फाइल लगभग एक जैसे है। अंतर सिर्फ विज्ञापन एजेंसी का है। देखिए, महापौर जी जब 27 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, दूसरे भी 50 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। महापौर जी नगर निगम के मुखिया हैं। अगर तो कोई भी आरोप लगा रहे हैं तो हमको देखते हैं कि सारे प्रमाण संबंधित अधिकारी जिनके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करवा रहे हैं। आयुक्त की गड़बड़ी के लिए जांच कमेटी बनाई गई है, इसमें अपर आयुक्त को जांच कमेटी में रखा गया। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या कोई अपर आयुक्त की कार्यों की जांच कर सकता है? क्या कलेक्टर की कार्यों की जांच कर सकता है? पूरा जो जांच कमेटी है वो फर्जी है, महापौर स्वयं को बचाए इस प्रकार की जांच कमेटी का गठन कर। वहीं राजधानी रायपुर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है। ऐसे में मामला राजधानी के कबीर नगर के हृदय स्थल आदर्शो चौक में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर खुलेआम गाड़ी की शोरूम चलाया जा रहा है। यह अवैध कब्जा एमजीओ चलाने की आड़ में किया जा रहा है। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 2 अंतर्गत तनिष्क विकल आदर्श चौक कबीर नगर में शासकीय जमीन मार्ग पर अवैध कब्जा कर लिया गया। आपको बता दें कि बीजेपी ने कहा कि मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, नगर निगम के नियमों के अनुसार जिसको भी निर्माण करना है उसका रजिस्ट्री बकायदा उसकी जमीन की रजिस्ट्री होनी चाहिए। रजिस्ट्री के बाद वो आवेदन करना चाहिए नक्शा बनाकर। यदि नजूर की जमीन में सरकारी जमीन में किसी ने कब्जा करके गाड़ी का शोरूम बना लिया है
और उसकी शिकायत के बाद भी नगर निगम के 2 लाख के जो कमिश्नर या नगर निगम मुख्यालय से कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये मामला हमारे संज्ञान में आया है और जो एनजीओ के आड़ में उनकी फैक्ट्री बना लिया है, डीजल की दुकान खोल लिया है, ऐसा कोई महाकाल कल्पेश्वर से चंद्रा के नाम से शिकायत मिली है। इन शिकायतों की जांच के लिए हम नगर निगम के विभाग को, जो कमिश्नर को भी कहेंगे और जो भी निर्माण हुआ है उसके वैध कागजों के साथ में नक्शा स्वीकृत हुआ कि नहीं हुआ, इसकी जांच के लिए मैं स्वयं लिखित में शिकायत करूंगा। शासकीय प्राथमिक शाला मोर कुटुंब समर कैंप का शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सतीश ब्योहरे द्वारा किया गया। आपको बता दें कि छुरिया विकासखंड के मोर कुटुंब स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया गया और समर कैंप का उद्देश्य बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा को निखारना है। समर कैंप में बच्चों के द्वारा विभिन्न कलाकृतियों को दर्शाना, मिट्टी को विभिन्न मूर्त देना, बाटी बनाना, लुका छिपी, योग, व्यायाम, रंगोली, किचन गार्डन तैयार कर पर्यावरण के प्रति शिक्षित करना समर कैंप का उद्देश्य है। दरअसल गर्मी की छुट्टियों के अवसर पर देखने को यह मिलता है कि लंबी छुट्टी में बच्चे अपनी प्रतिभाओं को भूल जाते हैं और घर के अन्य कामों में परिवार का सहयोग प्रदान करते हैं, लेकिन समर कैंप में आकर अपनी प्रतिभाओं को प्रकट कर सकते हैं। जब हम कलेक्टर महोदय के चला चाहते हैं थोड़ा सा तो शब्दों में व्यक्त वहीं बेंगलुरु से अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर दिव्यांग खिलाड़ी छोटी मेहरा कबीरधाम पहुंच गई है। आपको बता दें कि भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए कबीरधाम जिले की छोटी मेहरा ने 14 मीटर चक्र फेंककर गोल्ड मेडल जीता है। दरअसल चैंपियनशिप में छोटी ने 16 देशों के खिलाड़ियों को परास्त कर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिस पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह द्वारा पुष्पगुच्छ पुष्पमाला पहनाकर छोटी का भव्य स्वागत किया गया और तिरंगा रथ पर शहर का भ्रमण कराया। इंटरनेशनल में जवान डिस्कस गोल्ड मेडल जीती और खिलाड़ी आके जापान, चीन, इंग्लैंड ऐसे हर देश का किस तरह से तैयारी की थी? मैं रोज प्रैक्टिस करती थी सुबह शाम से और बड़ी मेहनत करती थी और आगे जिले में तैयारी करूँगी। ओलंपिक जाना चाहती हूँ, ओलंपिक पूरा भारत देश के लिए 5वीं पैरा एथलेटिक्स ओलंपिक ओपन इंटरनेशनल गेम बेंगलुरु 2023 आयोजित हुआ था, जिसमें 16 देशों ने भाग लिया था। उसमें महासमुंद जिले के ईश्वरी निषाद जो ब्राउन लड़की है, उसको 400 में शायद ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ, साथ ही 200 में सिल्वर मेडल। इनके नहीं तो ये करना संभव था, क्योंकि साधारण जो बच्ची है ये, इनको देख के लोग हंसते थे। शुरू में बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी के कारण, क्योंकि इनको एक खुद अपने आप को फ्रस्ट्रेट महसूस करती थी, लेकिन ये फोर्स एजेंसी जो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो चलाया गया उसमें वो आई और सर से मिली और सर ने जैसे ही इनको भी तैयार करो, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा चुनौती था और उसको साथ सर के ही बदौलत मैंने पूरा एफर्ट लगाया और मुझे इंटरनेशनल मेडल प्राप्त करने में लगातार 4 साल लगा। 2019 के बाद से जब शुरू हुआ और 2020 में कोरोना आ गया, उसके बाद निरंतर साफ फिर आए और फिर से इनको तैयारी करने के लिए बोला गया और मैं अपनी चुनौती लिया और यहाँ तक पहुंचने में। इंदौर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जहां कुछ ही घंटों के भीतर शहर में दूसरी हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि भाई ने अपने भाई पर जानलेवा हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि मामूली बात को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक भाई ने घर में रखे नुकीले हथियार से अपने भाई के सीने पर वार कर घायल कर दिया। परिजन अस्पताल उसे लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मनोज को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने हत्यारोपी सुमित की तलाश शुरू कर दी है। मैंने
सर कुछ भी नहीं देखा, बस झगड़ा चल रहा था, ये देखा। किनका झगड़ा चल रहा था? दोनों भाइयों का झगड़ा था। किस बात को लेकर था कुछ पता? अब ये नहीं पता है। फिर क्या हुआ? ये भी नहीं पता है। इनकी मृत्यु कैसे हुई? अब ये वही तो बोल रहा हूँ, उसके हाथ में क्या औजार था क्या नहीं था, उनने क्या मारा। कहाँ पे लगी इनको? दिल पे लग गई है इसको। क्या नाम था इनका? इसका नाम मनोज खत्री था। क्या करते थे? हाउस कीपिंग का काम करते थे। पता चला है कि दो भाइयों में विवाद हुआ था, जिसमें एक भाई बड़े भाई ने छोटे भाई ने हमला किया, जिसके कारण की अभी एमआईएच ले गए हैं। उसका अभी डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मृत्यु हो गई है। अब जो भी आगे का जिस तरह से उसके साक्ष्य मिलेंगे उस पर कार्रवाई की। वहीं इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के मारुति नगर चौराहे पर एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपियों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। सोशल मीडिया पर अपना फोटो डालकर आरोपियों ने लिखा, न्यूज देखो जाकर बच्चे एक को मार डाला है, बाकी को मार डालेंगे। वहीं हत्या की जानकारी मिलते ही मृतक का दोस्त उदय मौके पर पहुंचा और मीडिया को बताया कि मृतक निखिल ने कुछ ही देर पहले उदय को फोन करके बोला था कि विशाल और आर्यन तुझे मारने के लिए घूम रहे हैं, थोड़ा सा सावधान रहना। लेकिन 5 मिनट बाद ही आरोपियों ने निखिल पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। जहां आरोपी उदय को मारने के लिए घूम रहे थे, वहीं उदय के ना मिलने की वजह से उन्होंने पहले निखिल पर ही हमला कर दिया। घटना के बाद उदय ने बताया कि उसका 2 वर्ष पुराना विवाद था, जिसको लेकर लंबे समय से आरोपियों से उसका विवाद चल रहा था। अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्राप्त हुई है, इसमें जानकारी प्राप्त हुई 2021 में गौरव मिश्रा और अर्पित खटे उनका मर्डर हुआ था थाना बांगला में। उसके जो आरोपी थे निर्दोष अपील पर राहुल बास्कले, सूरज ठाकुर और विष्णु भदौरिया, ये लोग जो है जेल में बंद हैं। उनकी जमानत में मृतक जो है सहयोग कर रहा था, ऐसा आरोपियों को जिन्होंने घटना की है उनको आशंका थी। उसी बात को लेकर जेल से बाहर आ जाएंगे ये सपोर्ट कर रहे थे और मृतक के ये लोग दोस्त हैं। उसी बात 7 बजे के लगभग की घटना है, मारुति नगर में पानी टंकी के पास उनका विवाद हुआ और विवाद के दौरान चाकू मृतक को मारा, चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। मृत्यु की जानकारी मिली थी कि तो मारने के लिए दो एक जने ये आर्यन ठाकुर, हर्ष पवार, हर्ष चौधरी, विशाल पवार, ये बोले तेरी गली के अंदर घूम रहे हैं। बोले कहाँ है तू? मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, मैं घर पे हूँ, तो निकल जाना। बोले तू घर से बाहर मत निकलना। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा, इसलिए मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, मैं मम्मी को देख रहा हूँ भैया। तो मुझे पता नहीं था ये कि 5 मिनट आकर 5 मिनट 2 से 3 मिनट हुए होंगे सर। उसके बाद मेरे पास फोन आया कि निखिल भैया की हत्या हो चुकी है। मैं उस पार्टी पर आया, जब तक निखिल भैया को मार रहे थे सर, तो निखिल भैया समाप्त हो गए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।